स्वागत है आपका KTM ड्यूक 390 की इंजन रिबिल्ड की सीरीज में। और ये वाली जो सीरीज है इसमें ये जो सारी चीजें एकदम लाइन से अरेंज कर दी हैं, जो भी नट्स और बोल्ट्स हैं उनको भी और जितने भी पार्ट्स हैं वो भी। तो जब मैं इंजन को रिबिल्ड करूंगा तो मुझे इन सारी चीजों में पार्ट्स को ढूंढने में, उनको अरेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज आप भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज है वो होगी सफाई। आप जितना क्लीन पार्ट्स को रखेंगे और जितने क्लीन सरफेस पे काम करेंगे उतना अच्छा जो आपका बिल्ड है वो बन के निकलेगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अभी जो हमें करनी है वो है, इसमें एक वाटर पंप की सील लगती है, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रही हमारी वाटर पंप की सील, एक इस साइड लगेगी, एक दूसरी साइड लगेगी। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो इस साइड में सील लगेगी उसको इंस्टॉल करना है। और सील को इंस्टॉल करने के लिए ये जो सरफेस है इसको अच्छे से क्लीन करना है। पुरानी वाली सील आपको निकालनी है सरफेस को बिना डैमेज किए। उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्रीस लेना है और वो इसके सरफेस पे अप्लाई करना है। मेक श्योर कि जो ग्रीस आप काम में ले रहे हैं वो बहुत ही मिनिमल हो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ग्रीस यूज कीजिएगा। और जो ऑयल सील है उसके भी जो आउटर सरफेस है जिसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस है वो लगा लेना है। और इस सील में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्लोज फेस है और ये इसका ओपन फेस है। तो ये जो ओपन वाला फेस है ये जब हम क्रैंक केस के अंदर जो सील लगा रहे हैं उस सील में ये ओपन वाला फेस है ये ऊपर की साइड रहेगा। एज यू कैन सी अभी सील को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और ये सील ऐसी की ऐसी ही मैं क्रैंक केस में इंस्टॉल करने वाला हूँ। मेक श्योर जो सील है उसका जो सरफेस है वो जो क्रैंक केस का सरफेस है उसके एकदम बराबर हो, ऊपर की साइड नहीं उठा हुआ होना चाहिए। और जो आपकी एक साइड की स्पेशल शाफ्ट ऑयल सील है वो लग चुकी है। अभी दूसरी साइड की बारी है। दूसरी साइड भी प्रोसेस सेम है। इसके आउटर सरफेस पर आपको ग्रीस लगाना है और उसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जो ओपन पोर्शन है उसको ऊपर की साइड रखना है और उसको ऐसे का ऐसा इसके अंदर फिट करना है। लेकिन ये वाली जो सील है इसको आप सरफेस के साथ इंटैक्ट करके नहीं छोड़ सकते, इसको आपको थोड़ा अंदर की साइड पुश करना पड़ेगा। अभी ये जो सील है इसको अंदर की साइड पुश करने के लिए आप दो तरीके काम में ले सकते हैं। या तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पुराने वाली जो सील है उसी को यूज कर लें अच्छे से क्लीन करके, या फिर आप एक ऐसा सॉकेट काम में लें जो इसका जो आउटर डायमीटर है उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली बैठता हो। अगर आप अंदर की साइड इसमें कहीं पर भी चोट करेंगे या फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो जाएगी और फिर ये ऑयल सील बेकार, आपको नई ऑयल सील खरीद के फिर से लगानी पड़ेगी। तो मैं पुराने वाली ऑयल सील है उसको यूज करके इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फिट हो चुकी है आई थिंक। और सील परफेक्टली इंस्टॉल हो गई या नहीं उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, ये जो इसके ऊपर एक सर्कलिप लगती है इसको रोकने के लिए, वो सर्कलिप अगर परफेक्टली फिट हो जाती है उसके जो स्लॉट आता है तो मतलब आपकी सील है वो परफेक्टली लग गई है। अदरवाइज आपको उसको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। तो अभी जो सर्कलिप को इंस्टॉल करने वाला टूल आता है उसको लेकर के ये जो सर्कलिप है इसको इंस्टॉल करना है। और जो सर्कलिप है वो एकदम परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है। तो इसका मतलब हमारी जो वाटर पंप की ऑयल सील है वो एकदम सही से लग गई है। अभी ऑयल सील तो लग चुकी है तो इसमें जो बाकी की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको। अभी जो हमारी ऑयल सील है वो बैलेंसर शाफ्ट के इस वाले पोर्शन के ऊपर लगेंगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये उन सील्स को डैमेज ना करे, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, और हम ये करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर सील लगेगी, इसके ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ आगे वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर सेलो टेप लगानी है या फिर ब्लैक टेप, वायरिंग टेप जिसको बोलते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है, अगर आप वो ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज ये एक छोटी सी ट्रिक है जो प्लीज काम में लीजिएगा। उसके बाद जो ग्रीस है उसको अप्लाई करना है, जो टेप है उसके ऊपर, और हल्का सा ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर सील लगेगी उसके ऊपर। और उसके बाद बहुत ही ध्यान पूर्वक ये जो ऑयल सील है इसके अंदर जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको पुश करना है बिल्कुल ऐसे। इसका जो मूवमेंट है वो चेक कर लेंगे कि ये सही से घूम रही है क्या। अभी जो सेलो टेप है उसको निकालना है, अभी करना जरूरी है, अदरवाइज जो टेप है उसका ग्लू है वो इसके ऊपर ही चिपक जाएगा। और अभी ये स्टॉपर प्लेट लगानी है, निशान दिख रहा है ये ऐसे लगेगी। जो स्टॉपर प्लेट है वो यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर आपको दो निशान दिखेंगे, उनके बीच में जो स्टॉपर प्लेट है उसको फिक्स करना है बिल्कुल ऐसे। और फिर ये जो बोल्ट है ये लगाना है। और जो हमारा बोर्ड लगेगा उसके ऊपर हमें लॉकटाइट लगाना पड़ेगा बिल्कुल इतना सा। लॉकटाइट क्या करता है, जब वाइब्रेशन होते हैं तो वो बोल्ट को खुलने नहीं देता। तो मीडियम स्ट्रेंथ जो ब्लू लॉकटाइट आता है वो लगाने के बाद ये जो बोल्ट है इसको टाइट करना है। और ये जो हमारा बोल्ट है ये 12 न्यूटन मीटर के ऊपर टाइट होने वाला है और बिल्कुल मैं टॉर्क रेंच यूज कर रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लेना। अभी वो जो क्लिक वाली साउंड आती है वो सुन सकते हो आप, जस्ट लाइक दैट। अभी हम थोड़ा सॉस लेंगे मोतुल का, क्योंकि 390 के लिए वही रिकमेंडेड है। इंजन ऑयल यार,
और इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे हम जो भी बेरिंग्स हैं उनके ऊपर। नीचे वाले के ऊपर हो गया और ये ऊपर वाला बेरिंग है इसके ऊपर भी। इस वीडियो में मैं असेंबली ल्यूब यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मिला नहीं गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट, अभी इंस्टॉल करनी है क्रैंकशाफ्ट, तो आप थोड़ा सा ऑयल अपनी फिंगर पर लेकर के जो क्रैंकशाफ्ट का जो जॉर्नल बेरिंग है उसके ऊपर अप्लाई करना है आपको हल्का सा ऑयल। उसके बाद आपको क्रैंकशाफ्ट को लेके आना है और एक हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें ये जो बड़े वाला एरिया है, एज यू कैन सी ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है, ये जाएगा मैग्नेट की साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये जाएगा राइट हैंड साइड। और इसमें इस साइड जो होल है इससे ऑयल पास होता है इसके अंदर के जो बेरिंग्स हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए। तो आपको जो क्रैंकशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने से पहले इस वाले होल से ऑयल पास करना है और ये जो कनेक्टिंग रोड है इसको ऑयल से पूरा डिप कर देना है। मतलब इधर से और इधर से जब इंजन ऑयल निकलने लगे तब आप समझ लीजिएगा कि आपने इसको अच्छे से ल्यूब कर दिया है। उसके बाद आप क्रैंकशाफ्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम इसको आरएच साइड में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है। थोड़ा सा ऑयल लिया और उसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और फिर इसको पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा हाथ की हेल्प से। और गाइज, मैं अगर इलिटरेट साउंड कर रहा हूँ आपको तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं जितनी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज काम में ले सकता हूँ ना उतनी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग मेरा जो मोटिव है उसको समझ पाएंगे। ऑलराइट, एक बार हमने इसको टर्न करके देख लिया, बिल्कुल फ्रीली टर्न हो रही है, इसका मतलब हमारी जो क्रैंक है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गई है। अब बात आती है सबसे हेडेक वाली चीज की जिसके बारे में सभी यूट्यूब चैनल्स पर कमेंट आता है, वो है गियर बॉक्स। बहुत इजी है, कैसे वो अभी आप देखोगे। तो सबसे पहले तो ये शिफ्टर का एक बेरिंग है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बेरिंग इंस्टॉल करने का सिंपल सा लॉजिक है, जिस सरफेस को आप किसी बड़े सरफेस के अंदर फिट कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस क्रैंकेस में ये बेरिंग फिट कर रहा हूँ तो इसका जो बाहर वाला सरफेस है वो फिट हो रहा है क्रैंकेस के अंदर, तो मैं इसको बाहर वाले सरफेस पर ही चोट वगैरह इसको लगा सकता हूँ फिट करने के लिए। तो ये जो सॉकेट है 32 मिलीमीटर का, ये एकदम परफेक्ट बैठता है इसके बाहर वाले जो सरफेस है उसके ऊपर। तो इसकी हेल्प से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ जस्ट लाइक दैट। और बेरिंग को इंस्टॉल करने के बाद एक और प्लेट लगेगी उस बेरिंग को होल्ड करने के लिए, तो मैं इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये वाला जो बोल्ट है इसके ऊपर भी लॉक टाइट लगेगा और ये भी 12 न्यूटन मीटर के ऊपर ही टाइट होगा। अभी करते हैं गियरबॉक्स को फिट, लेकिन उससे पहले गियरबॉक्स को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी की वीडियो पे कमेंट ना करना पड़े कि भाई गियरबॉक्स कैसे इंस्टॉल करें। तो ये हमारा गियरबॉक्स है, ये आउटपुट शाफ्ट है और ये इनपुट शाफ्ट है। अभी मैं इन सबको डिसमेंटल कर देता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ और उसके बाद इसको कैसे असेंबल करेंगे, कैसे आप लोग याद रखेंगे वो जानते हैं। इससे ज्यादा भी मैं आपको डिसमेंटल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल पर्पस के लिए जब आप इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं तो गियरबॉक्स को आप सिर्फ क्लीन करते हैं तो आप इतना ही उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इतना ओपन करने के लिए आपको कुछ सर्कलिप वगैरह वॉशेस वगैरह रिमूव नहीं करने पड़ते, ये इतना अपने आप ही निकल जाता है। तो कई बार दिक्कत ये होती है कि आप इसको खोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि ये प्रॉपरली लॉक रहता नहीं है, उसकी वजह से निकल जाता है और फिर आपको याद नहीं रहता आपने कौन सी चीज कहाँ लगाई थी। तो मैं इससे आगे ही शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट शाफ्ट की। ये आपकी इनपुट शाफ्ट है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई अभी आपने इसको डिसमेंटल किया और आपने सही से इसको बना रखा है इसलिए आप इसको असेंबल कर दोगे, तो आप वाली बात ही ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट शाफ्ट है, उसको ट्राई करता हूँ मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने की। तो ये टीथ अगर आप ट्राई करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, ये वाला टीथ अगर आप ट्राई करते हैं तो ये भी इम्पॉसिबल है। एज यू कैन सी इसके अंदर कितना प्ले है। और ये वाला टीथ भी ट्राई करके देख लेते हैं, ये भी एज यू कैन सी इसमें भी प्ले है। और एक ये टीथ है और एज यू कैन सी ये भी फिट नहीं हो रहा है। तो इनपुट शाफ्ट में आप आउटपुट शाफ्ट की कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इनपुट शाफ्ट के जो चीज़ें हैं वो आउटपुट शाफ्ट में लगाने की सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये तो इसके अंदर फिट होगा नहीं और इस साइड से हो रहा है, लेकिन इस साइड से ये जो इसके स्लॉट्स हैं गियर वाले इसमें नहीं जा रहा है। अभी ये जो मिसमैच वाली प्रोसेस थी वो हो गई है। अभी जो मुद्दे की बात है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट शाफ्ट असेंबल करनी सिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एक लॉक लगा हुआ है, इसको अगर आप खोलेंगे तो ही ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा। उसके बाद ये वाली जो गियर है इसकी एक कॉलर है, ये लगेगी। इस कॉलर को आपको इंस्टॉल करना है। इस कॉलर का ये वाला जो वॉशर जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है ये अंदर की साइड जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो फिर आप वो वाली गरारी है वो नहीं लगा पाएंगे इसके अंदर।
इसलिए ये ऐसे आप खुद ही लगा देंगे। अभी ये जो टीथ है इसमें लोगों को डायरेक्शन का इश्यू रहता है कि इसको इस साइड से लगाएं या इस साइड से लगाएं, तो आप उल्टी साइड लगा के देखते हैं। पहले इसको उल्टा लगा दिया, अभी आप ये गियर इसमें मिला पा रहे हैं? आंसर है नहीं। तो इसको चेंज करते हैं, इसकी डायरेक्शन को, और ऐसे लगा के देखते हैं। अभी देखिए ये इसके अंदर परफेक्टली लॉक हो गया, सिंपल। अब बारी आती है इसकी, तो इसको ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं। तो इसके अंदर एक येलो मार्क बना हुआ है, एक ब्लू कलर का निशान लगा रखा है, और इसके ऊपर ये नंबर भी लिखा हुआ है MTD5JY जो भी आगे। तो जो मार्किंग वाला हिस्सा है वो आपको बाहर की साइड रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। और ये मार्किंग मिटने वाली नहीं है, और अगर ये मिट भी जाएंगी तो भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि इसको किस साइड लगाना है। अंदर की साइड कोई भी मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो आपको इसको ऐसे फिट करना है। अब बात कर लेते हैं वॉशर की। तो ये दो वॉशर है। सबसे पहले तो यही है कि जो मोटा वाला वॉशर है वो आउटपुट शाफ्ट का है, जो पतला वाला है वो इनपुट शाफ्ट का। बट फिर भी आपको याद नहीं रहा, मान लिया आउटपुट शाफ्ट वाला वॉशर इनपुट में लगा के देखते हैं। ये देखिए इसमें नहीं लग रहा है, और इस साइड लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन प्ले कितनी है वो भी देखिए। इनपुट वाला एक वॉशर है, इसको इस साइड लगाओगे ये लग ही नहीं रहा है, तो ये इधर ही लगेगा ना। अब इधर ये किस साइड से लगेगा? वेल एक्चुअली इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको हल्के हल्के निशान दिखेंगे इसके बाहर वाली साइड से। तो इसको इस साइड से लगाएंगे क्योंकि इसमें भी बाहर की साइड निशान है। ये ऐसे लग गया, और अब ये लग जाएगा क्रैंक केस में। तो आपकी जो इनपुट शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली असेंबल हो गई है। अब आउटपुट शाफ्ट, तो आउटपुट शाफ्ट में ये दो सेम है और ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में सेम है। जब आप इनको लगाओगे तो ये सेम नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले को हम इस साइड लगाएंगे, यहां तक आ गया, लेकिन अब आगे नहीं जाएगा कोई भी हालत में, ठीक है। सेम इसकी कहानी है, इसको इधर लगाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे, मतलब जो इसके ये जो स्लॉट्स हैं, खांचे हैं, इनमें फिट ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको इस साइड से लगाना और इस साइड से लगाना, ये एक और कंफ्यूजन है। तो उल्टा लगा के देख लो। सबसे पहले आपने इसको ऐसे लगा दिया फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ये फिट होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिट होना। ये हो गया। अभी आप देख रहे हैं लॉक हो ही नहीं रहा है, ये घूमे ही जा रहा है। दैट मीन्स इसको निकालिए और सही साइड से लगाइए। अभी देखिए हो गया फिट, सिंपल। अभी ये कॉलर लगानी है, तो कॉलर का मैंने बता ही दिया, अगर इस साइड से लगा दोगे तो वो गरारी फिट नहीं होगी। अब ये कॉलर इसकी है ही नहीं तो इसमें फिट होगी भी नहीं, तो इसकी जो सही कॉलर है वही लगेगी इसमें। ये आराम से लग गई। अभी जो इसकी गियर है वो भी सेम सीन है, ये वाली गियर लगाओगे इसमें बहुत ज़्यादा प्ले रहेगा, और उस वाले जो कॉलर है उसमें फिट भी नहीं होगी। इसकी खुद की कॉलर लेके आओगे वो फिट हो जाएगी। अब इसमें इस साइड से लगाएं कि इस साइड से लगाएं, तो इसमें भी मार्किंग बनी हुई है। एज यू कैन सी येलो मार्क है, इसके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पुराना है, और अगर आप नया डाल रहे हो तो भी आपके पास पुराना तो होगा ही। तो उसमें निशान दिख रहे हैं, ये जो गियर का ये जो टीथ है, ये जब गियर आप डालते हो तो ये इंगेज होता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसमें हल्के हल्के निशान रहते हैं। तो निशान वाली साइड अंदर और जो मार्किंग वाली साइड है वो बाहर, तो ये आपका लग गया, ठीक है। अभी जो वॉशर है वो इस साइड से लगा के देखोगे नहीं लगेगा, तो वो दूसरी साइड ही लगेगा। ये है, इसमें भी वही सेम है, इसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या किया आपने, जो टीथ का चौड़ा वाला डायमीटर था वो बाहर है और जो छोटा वाला डायमीटर वो अंदर है। इसमें भी ऐसे ही कर दो, जो चौड़ा वाला डायमीटर उसको बाहर कर दो, छोटा वाला उसको अंदर कर दो, पर उल्टा लगा के देख लो। ये देखो फंस ही नहीं रहा है। इसको अगर सही से लगाओगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा एकदम, जस्ट लाइक दैट। अभी इसकी कॉलर लगानी है, उसके डायरेक्शन मैंने 3 बार बता दी है। इसमें वही है, खांचे वाली साइड अंदर और जो नाम वगैरह लिखे हुए हैं, निशान वगैरह बने हुए हैं वो बाहर। अभी हर गियर बॉक्स ऐसे फिट नहीं होता है, कुछ में कैसा कुछ में कैसा, बिल्कुल। लेकिन ये कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी मैं जो भी इंजन बनाऊंगा उसका वो तो मैं बताऊंगा ही कि आपको कैसे फिट करना है। अब ये वॉशर है, इसकी बारी है, तो इसमें एक साइड कुछ भी निशान नहीं है, एक साइड इसमें निशान बना हुआ है। वैसे उल्टा लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी क्यों लगाएं उल्टा। तो ये जो गियर है या तो ये घूमती है या फिर ये घूमती है। ये जो भैया हैं ये बैरिंग के साथ रहते हैं, बैरिंग का जो इनर सरफेस है वो इसके साथ घूमता है। दैट मीन्स ये जो निशान है ये इस गरारी से घिस घिस के बने हैं, तो ये ऐसे लग जाएगा, सिंपल।
अभी करते हैं गियर बॉक्स को फिट। तो जो RH कवर है उसमें हमेशा जो लंबा वाला पोर्शन है, मतलब इनपुट शाफ्ट का लंबा वाला पोर्शन अंदर की साइड रहता है और जो आउटपुट शाफ्ट का लंबा वाला पोर्शन है वो ऊपर की साइड रहता है। अभी जो गियर्स हैं उनको ऐसे अलाइन करना है, ये और किसी भी तरीके से अलाइन होंगे ही नहीं। वॉशर एक इधर है, एक उधर लगा ही रखा है। जिस साइड से अपन इसको फिट करने वाले हैं उधर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इनको जस्ट फिट करना है ऐसे। और ये हो गया आपका गियर बॉक्स है वो फिट। और अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गियर सिलेक्टर के जो टीथ होते हैं उनको लगाने का। तो इनमें आपको 2 टीथ हैं वो थोड़े सिमिलर दिखेंगे और एक छोटा टीथ बिल्कुल ही अलग दिखेगा। तो जो सबसे छोटे वाला टीथ है उसको आपको यहाँ पर लगाना है। जो गियर बॉक्स है उसके अंदर ऐसे आपको 3 मूव करने वाले गियर्स हैं वो मिलेंगे। जब मैंने गियर बॉक्स रिबिल्ड किया था तब आपको वो दिखाए भी थे। तो पहला ये है और इसके अंदर 2 हैं, एक ऊपर की साइड है ये रहा और ऐसा ही एक नीचे की साइड मिलेगा। तो वो जो 2 गियर हैं उनके बीच में एक गड्ढा है, उसके अंदर हमें ये जो स्लॉट्स हैं इनको फिट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला है उसको इस वाले स्लॉट के अंदर फिट करना है यहाँ पर। और ये जो 2 आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं, मेक श्योर इनके अंदर ये जो होल्स हैं ये प्रॉपर्ली अलाइन हो। आप ये जो होल है ये इसके होल के अंदर से देख सकें। तो इसको यहाँ पर आपको लगा करके ऐसे देखना है। और इसकी जो ये पिन है, जो ये वाली पिन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो पिन है ये इस साइड पॉइंट करनी है क्योंकि हमारा जो शिफ्टर ड्रम है उसके अंदर ये जो आपको जो स्लॉट्स दिख रहे हैं उनके अंदर ये पॉइंटर्स हैं ये फिट होते हैं। और फिर ये जब घूमता है तब ये ऊपर नीचे होकर के जो गियर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इसको आप अगर उल्टा लगा देंगे तो ये जो पिन है ये बाहर की साइड पॉइंट करेगी, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पॉइंटर को, पिन को अंदर की साइड पॉइंट करना है, मतलब जो शिफ्टर ड्रम लगेगा उस साइड। तो ये एक तो लग गया। अब ये 2 जो एक जैसे हैं इनके ऊपर मार्किंग दी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये F2 लिखा हुआ है और ये F1 लिखा हुआ है। तो जो F2 है वो नीचे वाले में लगेगा, तो F2 को नीचे वाले स्लॉट में लगाना है। और एक बार चेक कर लें कि आपने उसी स्लॉट में लगाया है क्या, इसको मूव करके हल्का सा। और फिर इसका जो होल है उसको जो अंदर क्रैंकेस के अंदर जो होल बना हुआ है उसके साथ अलाइन कर दें। और जो इसकी जो पिन है वो अंदर की साइड होनी चाहिए। और लास्ट में ये जो F1 है इसको लगाना है। अब इसको भी चेक कर लें कि ये मूव होने वाले पार्ट में ही लगा हो। और इसका भी जो वो निशान है, जो होल है, उसको अलाइन कर दें। और ये जो पिन है ये अंदर की साइड होनी चाहिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है शिफ्टर ड्रम लगाना है। अगेन इसको अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आप यूज कर लें क्योंकि इसको इस बैरिंग के अंदर फिट करना है। अभी जो गियर सेलेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा बाहर की साइड निकालना है, तीनों को ही। और जो शिफ्टर ड्रम है उसको प्लेस कर देना है। उसके बाद एक एक करके ये जो सेलेक्टर्स हैं इनकी जो पिन थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था उसको जो ड्रम है उसके अंदर ऐसे फिट करना आपको। तो एक जो पिन है वो हो चुकी है और इसके अंदर और कोई सेलेक्टर है नहीं, तो इसकी जो शाफ्ट है वो लगा देंगे। अभी हमारे पास 2 शाफ्ट हैं और इन दोनों शाफ्ट को चेक करने के तरीके भी हमारे पास 2 हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों शाफ्ट की लंबाई में डिफरेंस है। तो जो छोटी शाफ्ट है वो लगेगी एक वाला जो सेलेक्टर है उसमें, और जो बड़ी वाली शाफ्ट है वो लगेगी ये जो 2 वाले सेलेक्टर हैं उनमें। दूसरा तरीका इसको चेक करने का है, इनका जो गैप है होल्स का, वो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको बीच में एक वॉशर टाइप जगह दिखेगी, वो बनाई गई है ताकि वो जो शाफ्ट की स्प्रिंग है उसको अच्छे से लगाया जा सके। और दूसरा वाला जो है उसमें आप आर पार देख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई स्प्रिंग नहीं लगनी है। तो स्प्रिंग इधर लगेगी, ये जो 2 शाफ्ट है इनके अंदर सिंगल वाली शाफ्ट में कोई स्प्रिंग नहीं लगेगी। तो जो स्प्रिंग वाली शाफ्ट है जिसकी लंबाई भी ज्यादा है उसको हम एक बार साइड में रख देते हैं और जो छोटे वाली शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे। अभी मेरे हाथ पे थोड़ा ऑयल लगा हुआ था तो वही ऑयल काफी है इसको ल्यूब करने के लिए। और इसको इसमें ऐसे उल्टा या सीधा कुछ नहीं है, इसको आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। इसको आप इस साइड से भी लगा सकते हैं और इस साइड से भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसको जस्ट इंस्टॉल करना है और वो नीचे इसका जो स्लॉट जो दिया हुआ है उसके अंदर इसको हल्का सा पुश कर दें और ये हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये मूव कर रहा है और हमें वही चाहिए। एक साइड का हो गया। अभी दूसरी साइड की बारी है तो इसको थोड़ा और क्लोजली दिखा देता हूँ। तो इसको हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऊपर उठा देंगे उसके बाद आप इसको फिट कर सकते हैं। आपके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है उसके लिए सॉरी। बिल्कुल ऐसे इसकी जो पिन थी उसको इसके एक खांचे में हमने फिट कर दिया और जो होल है उसको भी अलाइन कर लिया है। अभी जो दूसरा है उसकी बारी है, उसको भी आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके बाद ये इजीली अलाइन हो